हम देखेंगे टेलर ने कई टेक्निक्स भी दी हैं जो साइंटिफिकली है। वो टोटल आपकी इसके अंदर 8 है। कैसे कैसे दी हैं, क्या दी हैं, वो हम सारी देखेंगे। इसमें सबसे पहले आपको दिया है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप में के अंदर मेनली क्या रहता है कि इसके अंदर 2 डिपार्टमेंट रहते हैं। एक तो रहता है आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा आपका रहता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। टेलर का कहना है कि इन दोनों के जो डिवीज़न्स हैं, यानी फैक्ट्री के अंदर ये दोनों डिपार्टमेंट क्या होने चाहिए, सेपरेटली होने चाहिए। किसी के ऊपर ये जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो ये वर्कर्स हैं, मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग। दे मस्ट कंसंट्रेशन ऑन अ वर्क एंड प्रोडक्शन। टेलर का कहना ये है कि जो मेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि वो सिर्फ प्रोडक्शन पे काम करे, और प्लानिंग का क्या होता है कि प्लानिंग कैसे काम करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज आपको काम बताने का काम कौन करता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट करता है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मेनली आपका क्या काम करता है, उसको मैन्युफैक्चर करके, यानी कि उसको आउटपुट देना है, उसके बारे में उसको काम करना रहता है। तो टेलर ये कहता है कि ये दोनों डिपार्टमेंट को आपको सेपरेट रखना रहता है, और इसके अंदर कैसे काम करना है, क्या काम करना है, उसका स्ट्रेस क्या किसके प्रोडक्शन इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। इसके अंदर टोटल 8 एक्सपर्ट्स मेनली काम करते हैं। कौन कौन कैसे कैसे काम करते हैं? 8 एक्सपर्ट्स ये नीचे दिए गए हैं, आप देखिए। इसके अंदर इसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 4 हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 4 हैं। वो कौन कौन से हैं आप देखिए। पहला है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का मतलब क्या होता है? रूट यानी रास्ता। आपको मेन रास्ता बताता है कि किस तरह से आपको काम करना है, और सीक्वेंस वाइज बाय सारी चीज़ें वो बताता है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ अ स्टेप ये सारी चीज़ें बताता है, जो भी इसके अंदर क्लर्क रहता है। नेक्स्ट आपका इसके अंदर है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मेन काम क्या होता है कि कौन सी जो भी स्पेशली उसके अंदर आपके साथ चलता रहता है, वो सही मैनर में कैसे कैसे काम करना है, सही मैनर में कैसे कैसे काम करना है, उसकी पूरी ज़रूरत वो आपको दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का मेन काम क्या रहता है? ये जो क्लर्क रहता है वो आपको फॉरमैन को पूरी चीज़ें बताता है कि उस फिक्स टाइम पीरियड में पूरा काम हो रहा है कि नहीं, कंप्लीट हो भी रहा है कि नहीं। उसके साथ जो उनने कॉस्ट डिसाइड की है, ज़्यादा कॉस्ट पे तो नहीं जा रहा है, और ये सारा चेक कौन करता है? अपना ये टाइम एंड कॉस्ट क्लियर करता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? डिसिप्लिनरीशन, यानी कि फॉरमैन जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अपना काम कंप्लीट कर रहा है, वो किससे कर रहा है? डिसिप्लिन, यानी कि प्रॉपर ऑर्डर में काम कंप्लीट हो भी रहा है या नहीं। अब नेक्स्ट है जो आपके 4, ठीक है, ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे। अब 4 और है जो फॉरमैन के लिए, वो ऑपरेशन फॉर द डिपार्टमेंट। ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मेन क्या है? गैंग बॉस। गैंग बॉस का मेन काम क्या रहता है? गैंग बॉस का आपका मेन काम ये रहता है कि जो आपके पास रॉ मटेरियल, टूल्स, मशीन्स, रिसोर्सेज जो भी आपको ज़रूरत है, वो उस काम में डिले नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास मशीन अवेलेबल नहीं है या फिर कोई टूल्स अवेलेबल नहीं है, तो आपका उसके कारण क्या होगा? काम पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो सारी चीज़ें अवेलेबल करने का काम कौन करता है? गैंग बॉस करता है। नेक्स्ट है स्पीड स्पीड पोस्ट का मतलब क्या होता है कि टाइमली कंप्लीशन ऑफ अ वर्क हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें ये चेक करता है। वो स्पीड, कितनी स्पीड से काम करना है, सारी चीज़ें ये चेक करके बताता है। रिपेयर बॉस का काम क्या होता है कि अब पहले तो क्या होता है कि आपके घर में कुछ भी टूट फूट हुई, कुछ भी हुआ, तो आप क्या करते हो? प्लम्बर को बुलाते हो या फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो। पर कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता है। कंपनी के अंदर क्या होता है, अगर आपके मशीन में कोई ख़राबी आ गई या कुछ भी आ गया, तो एट ए टाइम क्या होना चाहिए? वो उसको रिपेयर करने का काम मेन कौन करता है? रिपेयर बॉस करता है। उसके बाद आता है इंस्पेक्टर का मेन काम क्या होता है कि किस क्वालिटी से वो क्वालिटी पूरी मेंटेन हो रही है कि नहीं, जो भी आप प्रोडक्शन यानी आउटपुट दे रहे हो वो पूरी क्वालिटी से मेंटेन हो रहा है कि नहीं। इसके अंदर पूरे के आटू मेन ये क्लर्क और बॉस आ जाते हैं। उसके द्वारा ही आप इसको क्या करते हो? काम करते हो। जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है, फॉरमैनशिप है, उसके अंदर पूरा आ जाता है कि ये पूरी की पूरी टेक्निक्स आपकी
फॉलोअप होनी चाहिए, ये टेलर का कहना है। और नेक्स्ट आपकी मेन क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ वर्क। एक्चुअली इसका एक और दूसरा नाम है फैक्टिक स्टडीज़। फैक्टिक स्टडीज़ का मतलब ये होता है थकान। जो भी काम वर्कर होता है वो वर्कर इसके अंदर काम करता है, ठीक है। वर्कर जितना भी काम करता है उनको क्या होती है, थकान हो जाती है। अब अगर उसको थकान हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो उसमें क्या होगा कि वो अपनी माइंड से और उससे थक जाएगा, तो वो आपको पूरी क्वालिटी जो भी आपको मेंटेन करनी है या फिर आपको टू बीट द टाइम काम कंप्लीट करना है वो नहीं कर पाएगा। इसलिए टेलर क्या कहता है कि जितने भी वर्कर्स हैं उनको पूरा काम के लिए रेस्ट यानी कि एक रिसेस है ना, रेस्ट का एक टाइम देना चाहिए। पर ये जो रेस्ट का टाइम जो डिसाइड होता है वो कैसा होना चाहिए, साइंटिफिकली होना चाहिए, ठीक है। साइंटिफिकली प्रूफ होना चाहिए कि ये कैसे कितने टाइम पर अपन कंप्लीट करते हैं, इसके अंदर कितना टाइम रिड्यूस होना चाहिए, कितने टाइम पीरियड में उनको ये कंप्लीट करना है कि नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपकी फैक्टिस जो स्टडीज़ हैं, फैक्टिस स्टडीज़ में पूरी आ जाती है। रेस्ट इंटरवल कितना है, क्या है, ठीक है, रेस्ट इंटरवल कितना होना चाहिए, कितना ड्यूरेशन है, कितने नंबर ऑफ इंटरवल अपने को देना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इसके वर्क स्टडीज़ के अंदर आ जाती है। वर्क स्टडीज़ के अंदर मेन पर ये डिसाइड बॉस नहीं करेगा या मैनेजर नहीं करेगा, उसके लिए आपको पर्टिकुलर क्या करना है। एक वर्कर या 10 वर्कर काम कर रहे हैं तो वो कितनी देर में थक रहे हैं, उसके लिए आपको स्टॉप वॉच या उनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के ऊपर आपको पहले इन सारी चीज़ों का क्या करना है, आपको ऑब्जर्वेशन करना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि वो कितने इसमें उनको थकान महसूस होती है और उनका इंटरवल कितना होना चाहिए और कितने टाइम के लिए होना चाहिए, कितनी बार इंटरवल होना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं डिसाइड करने के लिए साइंटिफिकली आपको करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया गया, इफ़ देयर आर 3 शिफ्ट्स ऑफ इफ़ आफ्टर शिफ्ट वर्कर्स गेट्स द टायर्ड एंड ही कैन बी असाइंड फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट एंड गिवन रेस्ट इंटरवल सेकेंड शिफ्ट ड्यूरिंग वन शिफ्ट ऑल्सो स्मॉल पॉज ऑफ अ रेस्ट इंटरवल्स कैन बी गिवन इफ इट इज़ ऑब्जर्व दैट विद इन अ शिफ्ट वर्कर बिकम मोर फ्रेश विथ स्मॉल ब्रेक्स, ठीक है। कम उसमें क्या होता है, उसका फ्रेशनेस वो फील करने लग जाता है। उसके बाद आता है इसके अंदर मेथड स्टडी। मेथड स्टडीज़ का मतलब क्या होता है कि आपको टेक्निकली आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस मेथड से काम करना है, जैसे हमको मैक्सिमम बेनिफिट हो। अब ये जो मेथड है, प्रोडक्शन किस तरीके से करना है, मशीन के द्वारा करना है या फिर है ना लोगों के द्वारा करना है, बट ये कैसा होना चाहिए, नॉट अ रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब यानी कि मैनेजर डिसाइड नहीं करेगा, मेन कैसा होना चाहिए, साइंटिफिकली होना चाहिए कि किस मटेरियल से काम करना है, कौन सा मटेरियल प्रोडक्शन में यूज़ करना है, कैसे करना है, ये कौन सी मेथड स्टडी से होना चाहिए, ये पूरा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। उसमें कस्टमर किस क्वालिटी पे सेटिस्फाइड हो रहा है, कैसे हो रहा है और उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको किससे पता पड़ती है, मेथड स्टडी से पता पड़ती है। और इसमें आप देखिए फॉर एग्जांपल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ शूज़ देयर कैन बी अ लेबर इंटेंसिव मेथड, है ना। इसमें क्या है, मशीन से नहीं, अपन कौन सा यूज़ करते हैं, लेबर में लगता है, ठीक है। और एंड मशीन इंटेंसिव मेथड, 2 मेथड होती हैं, एक तो अपन लेबर के द्वारा काम करवा सकें या मशीन के द्वारा। टू फाइंड आउट विच इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट मस्ट एवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विथ बोथ द मेथड्स आर कंपेयर बोथ द मेथड्स विद दी अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। दोनों ही मेथड उनको अवेलेबल है, पर बेस्ट कौन सी है और कम से कम कॉस्ट में कौन पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें पहले ऑब्जर्व की जानी चाहिए, उसके बाद ही अपने को मेथड डिसाइड करना रहता है। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी में भी टेक्निकली आपको टाइम स्टडीज़ को कंडक्ट करना है। कैसे, पहला द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू अ परफॉर्मर जॉब काम, ये पूरा कंप्लीट करने के लिए एक्चुअली कितना टाइम लग रहा है और मेनली अब हमने वर्कर्स को कितना टारगेट दिया है, स्टैंडर्ड टाइम दिया है कि नहीं। अगर मान लीजिए एक्चुअली उसको टाइम कंप्लीट करने में मान लीजिए 10 दिन लग रहे हैं और आपने 8 दिन दे दिया, तो वो क्या टेक्निकली और साइंटिफिकली प्रूफ हुआ, क्या सही है क्या नहीं, उसको आपको पहले चेक करना है। सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, डिटरमाइन कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स की ज़रूरत है। और 10 लोगों को मान लीजिए
10 लोगों को ये काम कंप्लीट करने में 8 दिन लग रहे हैं, पर आपके पास 8 वर्कर ही है, तो 8 वर्कर को कितना टाइम लगेगा? ये सारी चीज़ें आपको पहले कंप्लीट करनी है। उसके अलावा जो वर्कर्स आपके पास अवेलेबल हैं वो कितनी एफिशिएंसीज के द्वारा है, मतलब आपके पास वो पूरा जो वर्कर्स का लॉट है वो उतनी एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी पे काम कर भी रहा है कि नहीं। दूसरी कंपनी के अंदर जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा ट्रेंड है, ठीक है, उनको ट्रेनिंग पूरी प्रोवाइड है, और आपके पास अनट्रेंड है या फिर उनको ट्रेनिंग पूरी प्रोवाइड नहीं की गई है, या फिर आपको पहले ट्रेनिंग देनी है, तो आपको वो ट्रेनिंग पीरियड और वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करके ही आप उसका टाइम डिसाइड कर सकते हो। दैट मीन्स आपको जो स्टैंडर्ड टाइम आपको करना है वो क्या करना है, साइंटिफिकली आपको टाइम शुड बी साइंटिफिकली होना चाहिए, और वो किससे होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन, और उसका पूरा एवरेज टाइम वगैरह सब कुछ आपको ये किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, पूरा साइंटिफिकली करना है, मतलब टेक्निकली आपको करना है। दिस इज़ अ टाइम स्टडी। देन है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, वर्कर्स को जो काम करने के लिए जितना भी काम करना है बिटवीन प्रोडक्शन और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, ठीक है ना, उसमें वो कितना कैसे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, अगर उसमें जितने भी उसको टूल्स हैं, मशीनरी है वो अवेलेबल है, ठीक है, उसके मूवमेंट्स हो रहे हैं, उसको मशीन उठाने में क्या कितना टाइम लग रहा है और कैसे टाइम लग रहा है, उसको अवेलेबिलिटी पूरी पास में है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम किससे कर सकते हैं, मोशन स्टडी से कर सकते हैं। मोशन स्टडी से ही अपन टाइम स्टडी को भी कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं कि इसको इतना टाइम पीरियड लग रहा है और इसको इतना टाइम पीरियड लग रहा है, और जो अपन ने इक्विपमेंट है, ठीक है, इक्विपमेंट उसको डिज़ाइनिंग के लिए अवेलेबल है या भी नहीं, और उसको ख़राबी अगर मशीनरी में हो रही है तो उसको पूरा कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, मोशन स्टडीज़ के अंदर आ जाती हैं।